हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑन IAS। इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज में आज का टॉपिक रह रहा है दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में है। और मेजरली 3 आर्टिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनके एसोसिएशन में दूसरे जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी देखेंगे। आर्टिकल 352 से 356 की जर्नी देखें ना, तो इसमें आप चार चार जोड़ दो दोनों में, समझ रहे हो। आर्टिकल 352 में 4 जोड़ा 356 में 4 जोड़ा आपका 360, राइट। ये एक सीक्वेंस याद रख लेनी है, इमरजेंसी कहां हम कैसे याद कर सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी इमरजेंसी कौन सी है, वो तो 352 में है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, राइट। दूसरे नंबर पे 4 जोड़ो तो 356 पे आती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। उसमें 4 जोड़ दो तो 360, फिर आगे आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरीके से 3 तरीके की इमरजेंसीज हम यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं इनको डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस भी हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप देने की कोशिश करना, और अगर नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं है, वीडियो जब कंप्लीट होगा तब तक आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड और ग्राउंड्स ऑन विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड? फर्स्ट, एक्सटर्नल एग्रेशन; सेकंड, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस; थर्ड, आर्म्ड रिबेलियन; फोर्थ, कम्युनल रायट्स। बताओ भाई, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपको सही लग रहा है उसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, Who is empowered to declare national emergency under Article 352? बताओ, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है? आंसर दो कमेंट बॉक्स में इसका, और लास्ट में इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। देखो, आगे चले ना, उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के तहत आप अपनी सेल्फ स्टडी को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप एमसीक्यूज की और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाओगे। देखोगे कि जीएस का जो पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स का और सीसेट का होता है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, प्लस ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। फेज फर्स्ट है वो ऑलरेडी चल ही रहा है, उसके अलावा सेकंड फेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो, नवंबर जनवरी के बीच में चलेगा, ठीक है। फिर तीसरा फेज होगा इसका फरवरी 16 मार्च इसके बीच, फिर मार्च से मई तक चलेगा फोर्थ फेज। फिर आपका प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स के पेपर के बाद में मेंस ओरिएंटेड आपका फिफ्थ फेज और डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाएगा, जहां पर आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करो, साथ साथ में आप अपना टेस्टिंग और ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी हो जाए, राइट। चलिए, अब देखो हम बात करते हैं मुद्दे की। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात करें इमरजेंसी की, तो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया था, और वहां पर इस तरीके के प्रोविजंस की बात करें तो वो प्रोविजंस कहीं ना कहीं जर्मनी से उठाए गए थे, राइट। वैसे देखा जाए तो यहां पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिलता है। जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है ना, तो आप ये मान के चलो वहां पर एकदम से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं, वो एकदम से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनके हाथ में चली जाती है। स्टेट लेवल पे जो भी है, चाहे फिर वो आप कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा गवर्नर, इनकी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ चली जाती है। तो ये एकदम से बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के यूनिटरी कंसिडरेशन में चली जाती है हमारा पूरा सिस्टम, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है। सवाल यह आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर हम हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनको हम अपहेल्ड करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में जहां कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखे, इसका कारण क्या हो सकता है कॉम्प्रोमाइज होने का? हो सकता है बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, हो सकता है इंटरनली बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हथियारबंद क्रांति हो रही है, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, हो सकता है किसी स्टेट या कुछ स्टेट्स के द्वारा कहीं पर यह डिमांड की जा रही है, इस लेवल का प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि वो इंडिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो इन चीजों में फिर हमें हमारे देश के बारे में सोचने की जरूरत है। अल्टीमेटली देश बहुत मुश्किलों से बना है, तो वो बात आ गई। इस वजह से ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर एक तरीके से तो फेडरल सिस्टम आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? यूनिटरी में। साथ ही साथ एक और चीज है कि इस टाइम पर इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। कैसे भाई? सीधी बात है, अगर आप अपने अधिकारों की बात करो तो आपको अधिकार लेने के लिए किसके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ती है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, सरकार के खिलाफ। और सरकार को लिमिटेड गवर्नमेंट भी तो बोला जाता है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है तो, क्योंकि लिमिट्स लगाई जा रही है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, जिनको हम नेगेटिव राइट्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जब वो निगेटिविटी या निगेटिव आइडियाज हैं वो सरकार के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं, और सरकार ही वहां पर देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी
सिक्योरिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चल रही है, तो वहां पर लोगों के अधिकारों को एक बार रोकना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज फिर लोग एक तरफ इस चीज को लेकर के फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे कि हमारे अधिकार पहले हैं, पर पता पड़ा कि उन अधिकारों को सेटल करने के चक्कर में आप अपने देश की ही आइडेंटिटी को क्राइसिस में डाल रहे हो। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना एक प्रोविजन किया हुआ है। और ये जो प्रोविजन है इमरजेंसी के टाइम पे करने का, ये हमने कहां से लिया है? ये जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां से हमने लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि देश सर्वोपरि है, देश के बाद में इंडिविजुअल्स का नंबर आता है। हाँ, ये बात सही है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंडिविजुअल सर्वोपरि है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जैसे बोलते हैं, राइट। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 352, 356, 360, इनकी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इनमें क्या क्या चीजों के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब देखो इन आर्टिकल्स को एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। अब देखो शुरुआत होती है आर्टिकल 352 से, इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है? सबसे पहला तो हमें यह पता होना चाहिए। देखो, प्रेसिडेंट जो है वो एक्सटर्नल एग्रेशन या किसी भी तरीके का इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन हो तो उस टाइम पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई इमरजेंसी लगानी है हमें। टारगेट क्या है? कि हमें देश को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करके चलना है हमारी जो आइडेंटिटी है उसको। अब इसमें एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दो पिलर्स में आप इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब किसी दूसरे देश के साथ वॉर हो गया या फिर पाकिस्तान जैसे देश ने हमारे ऊपर एग्रेशन दिखा दिया, अटैक कर दिया, या फिर इंटरनल बेसिस पर भी लगाई जा सकती है। अब इंटरनल बेसिस पर पहले क्या वर्ड था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस एकदम वेग टर्म है, किस तरीके के डिस्टर्बेंस को आप इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलोगे? इसका फायदा इंदिरा गांधी जी ने 1975 में उठा लिया, जिसके चलते उन्होंने 1975 इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसे में इस वर्ड का अगेन कोई मिसयूज ना कर ले, तो इसको रिप्लेस कर दिया 44वें अमेंडमेंट के आधार पर कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अब है आर्म्ड रिबेलियन। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता दिया फर्स्ट लाइन में, पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? हथियारबंद क्रांति हो रही है अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो ऐसी परिस्थितियों में इंटरनल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, अगेन आर्टिकल 352 के आधार पर, राइट। वैसे देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाने से पहले बड़े काम गजब गजब की किए थे। जैसे कि 38वां अमेंडमेंट है, इसमें क्या कह दिया कि भाई कैसे भी करके अगर इमरजेंसी लगा दी गई है ना, प्रोक्लेमेशन अगर कर दिया गया, तो सीधी बात है आप वहां पर कोई सवाल ही नहीं कर सकते हो, प्रेसिडेंट जो है वो इस पे अपना काम कर सकते हैं। 42वें के अंदर ये कह दिया कि 42वें अमेंडमेंट में, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था, कि अगर इमरजेंसी ला दी गई है तो वो पूरे देश के लिए भी लाई जा सकती है और जरूरत पड़े तो देश के कुछ हिस्सों के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो यहां पर आर्टिकल 38 और 42 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो करना था किया, और फिर उन एरर्स को करेक्ट करने का काम किया था जनता पार्टी सरकार ने 44वें अमेंडमेंट के आधार पर। और उसमें सबसे बड़ा काम क्या था कि जिस आधार पर इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी उस आधार को ही चेंज कर दिया, बोला आर्म्ड रिबेलियन होगा। ठीक है। दूसरी बात, कैबिनेट का क्या रोल है इसमें? देखो, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना, उस टाइम तक कैबिनेट का कोई मेंशन ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आपको पता है, आर्टिकल 74 अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको लीड प्राइम मिनिस्टर करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। बट पॉइंट यह आता है कि कैबिनेट के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं था। कैबिनेट का मतलब क्या है? कि भाई सीधी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, टॉप मिनिस्टर्स है ना, उन लोगों का 10 से 12 मिनिस्टर्स का पूरा ग्रुप, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का छोटा रूप। अब यहां पर 44वें अमेंडमेंट में क्या कर दिया है ना जनता पार्टी सरकार ने, मुरारजी देसाई जी के टाइम पे, कि भाई इमरजेंसी तभी लगाई जाएगी जब कैबिनेट के द्वारा एक रिटर्न रिकमेंडेशन दे दी जाए। इसका मतलब कागज ले, उसके ऊपर कैबिनेट के साइन हो, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनके साइन हो, तब जाकर के प्रेसिडेंट साहब हैं वो इमरजेंसी लगाएंगे। ऐसे नहीं हवा में कि हाँ जी बोल दिया, नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी होता है। समझ गए? जिससे पता तो पड़े ना कि किस किस मिनिस्टर की साइन हुए थे, किस किस ने क्या कहा था, किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस यहां पर लाने की कोशिश की गई 44th अमेंडमेंट के आधार पर। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि कैबिनेट का जो प्रोविजन है वो पहले कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 44वें अमेंडमेंट के बाद में यहां पर किया गया था इंटरनल इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव में। अगर हम इसकी बात करें इमरजेंसी की, तो इसको अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट है वो तो एग्जीक्यूटिव ही अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, नहीं, पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा 2 महीने के अंदर अंदर। 44वें अमेंडमेंट में इसको और रिड्यूस कर दिया। बोले पहले तो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रोक्लेमेशन कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी कि हाँ जी इमरजेंसी लगा दो, बहुत ज्यादा जरूरी है इमरजेंसी, चलो प्रोक्लेम कर दी, नोटिस डिक्लेयर कर दिया। बट सवाल यह है कि फिर बाद में 44वें अमेंडमेंट में यह कह दिया
कि इमरजेंसी को अप्रूव करवाने का जो टाइम 2 महीने का था उसको घटा करके हम 1 महीने ही करते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना आप 1 महीने से ज्यादा इमरजेंसी नहीं चला सकते। इसका मतलब इमरजेंसी लगानी है तो भाई साहब आपको पार्लियामेंट से तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, ये बात यहाँ पे कह दी। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव चलते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो ऐसी परिस्थितियों में मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तब क्या होगा? तब इसके लिए सिंपल है कि पहले तो आप राज्यसभा से तो अप्रूवल ले लो, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, उससे तो अप्रूवल ले लो। प्लस जब भी लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो, नए इलेक्शन होकर के आ जाए, तो फिर नई लोकसभा आने के 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल ले लो। और अगर लोकसभा ऑलरेडी चल रही है तो 2 महीने का टाइम, ये 1 महीने का टाइम तो है ही आपके पास में। आई बात समझ में? तो ये अप्रूवल का प्रोसेस ध्यान रखना है। अच्छा, अप्रूवल कैसा होगा? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये था सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। हाँ भाई, प्रेसिडेंट वोटिंग का 50% वोट दे देंगे फेवर में, पास हो गई इमरजेंसी, इमरजेंसी लागू। पर बाद में 44th में क्या कह दिया? ये इतना आसान काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है, फेडरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम का मामला है, स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना चाहिए ये मामला। राइट, ध्यान रख लेना। ड्यूरेशन की बात करें तो ओरिजिनली तो देखो इमरजेंसी के लिए कहा था कि भाई जितनी लंबी जरूरत पड़े एग्जीक्यूटिव डिसाइड करे, केंद्र सरकार डिसाइड करे कि हाँ भाई कितने लंबे समय तक आपको इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है। बट अगेन इसका मिसयूज होने का डर इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे दिखा दिया। तो ऐसे में 44th अमेंडमेंट के आधार पर यह कर दिया कि देखो इंडेफिनेटली आप चला सकते हो इमरजेंसी को, पर आपको हर 6 महीने के अंदर, हर 6 महीने के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। मतलब आज आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की तो सबसे पहला अप्रूवल तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां वाली बात हो गई। फिर अगर आप और मतलब एक अप्रूवल मिल गया तो 6 महीने के लिए इमरजेंसी चलेगी। अब दोबारा से आपको अप्रूवल लेना है तो दोबारा से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। आई मीन दोबारा से एक्सटेंड करना है 6 महीने के बाद में, तो फिर से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये प्रोसेस आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि हाँ यार वाकई में इमरजेंसी लगनी चलती रहनी चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। तो ये चीजें हमें ध्यान रख लेनी है आर्टिकल 352 से रिलेटेड। फिर आ जाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड मामला। क्या इसको जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं? देखो पहले तो इसके बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था या एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन था नहीं कि हाँ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं। और 38वां अमेंडमेंट ने तो ये कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, ये सारा एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव का खेल है और पार्लियामेंट को तो अप्रूवल अपनी तरफ से देना ही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ, और सिंपल मेजोरिटी का और था। सिंपल मेजोरिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इंदिरा गांधी जी ने एक स्पेशल सेशन बुला लिया और जल्दी से, मतलब रातों रात ही इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अप्रूवल दिला दिया पार्लियामेंट से। क्योंकि सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? प्रेसिडेंट वोटिंग, है ना। आपको कोरम की बात ध्यान रखनी है, 10% आपको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की जरूरत है, सेपरेटली वोटिंग करवानी है। अब 10% का मतलब लोकसभा में कितने हो गए? 55 जने हो गए। केवल केवल 55 इंडिविजुअल्स मिलकर के डिसीजन ले सकते हैं सिंपल मेजोरिटी में, इसलिए फिर इसको स्पेशल मेजोरिटी किया गया था। सिमिलरली 44th अमेंडमेंट ने फिर क्या किया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी दी गई थी नेशनल इमरजेंसी को, उसको डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, कोई बात नहीं। पर जब सीधी बात है लोगों को अपने अधिकारों को लेकर के और इमरजेंसी को लेकर के कुछ इश्यूज आए तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, इमरजेंसी के खिलाफ में केस दायर कर सकते हैं और उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि हाँ भाई इमरजेंसी सही तरीके से लगी थी, गड़बड़ थी, क्या इशू है, वो सारे देखे जा सकते हैं। कोर्ट जो भी है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है केस, राइट। फिर आता है आपका मिनर्वा मिल केस। इसके अंदर क्या है? नेशनल इमरजेंसी के लिए कह दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आती है, ये ध्यान रख लेना। रिवोकेशन की इमरजेंसी खत्म करने की बात करें तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयर करके कभी भी रिवोक कर सकते हैं इमरजेंसी को। पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तहत कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, बट 44th अमेंडमेंट में ये कह दिया कि देखो प्रेसिडेंट तो कभी भी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर खत्म कर सकते हैं कि हाँ जी हम रिवोक कर रहे हैं, पर उससे पहले ये जरूरी है कि लोकसभा का एक सेशन बुलाया जाएगा और उसके अंदर कम से कम 1/10 मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए। वही कोरम वाली बात आ गई। फिर वो लोग अगर अपने अप्रूवल, वो लोकसभा की तरफ से अप्रूवल आ गया कि हाँ जी इमरजेंसी हमें सीज करनी है, खत्म करनी है, तो फिर उसके बाद में आप ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है ये लोकसभा से आपको अप्रूवल लेना पड़ रहा है ना बंद करवाने के लिए, इमरजेंसी को खत्म करने के लिए, तो वो क्या होगा? स्पेशल सेशन बुला करके 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना है। इसका मतलब लोकसभा पहले इकट्ठा होगी और ये सिंपल मेजोरिटी का खेल रहेगा, ये ध्यान रखना अपने को। लागू करने में तो स्पेशल मेजोरिटी का कर दिया 44th अमेंडमेंट के आधार पर, रिमूव करने में सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 से। ठीक है,
इसके अलावा मेजोरिटी डिसअप्रूवल, सिंपल मेजोरिटी मैंने बताई दी आपको। इंपोजिशन की बात करें तो ये ध्यान रख लेना भाई, 3 बार नेशनल इमरजेंसी हमारे यहां पर लग चुकी है। 62 और 71 ये तो लगी थी एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि 62 में आपको पता है चाइना, 71 वाला बांग्लादेश लिबरेशन के चक्कर में लगा था, और 75 में इंटरनल इमरजेंसी अभी तक एक ही लगी है। और एक्चुअल में जब इमरजेंसी की बात आती है तो केवल 75 की बात होती है, क्योंकि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर भी निकल के आता है। फिर आगे बात आता है आपका आर्टिकल 356, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलता है। इसको स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। इस आर्टिकल पर पहुंचने से पहले हमें आर्टिकल 355 को समझना होगा। आर्टिकल 355 ये कहता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान रखना, आर्टिकल 355 इसका ये कहना रहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, दूसरे किसी देश से लड़ाई हो रही है या इंटरनल कोई इशू आ रहा है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक स्टेट की प्रोटेक्शन करेगा। अब यहां पर आप देखो कि 355 के तहत तो क्या दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ ना कुछ अधिकार भी होंगे। अधिकार ये है कि अगर अगर प्रेसिडेंट साहब को ये लगे कि गवर्नर की कोई रिपोर्ट आई है किसी स्टेट से, या फिर वैसे ही प्रेसिडेंट साहब के पास में कई ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे न्यूज या ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जिसके चलते ये देखा जा रहा है कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही है। प्रेसिडेंट साहब को इस बारे में पता कैसे पड़ा? या तो गवर्नर कोई रिपोर्ट लिख करके दे देंगे, या फिर प्रेसिडेंट साहब ने पूरा मैकेनिज्म स्टडी किया, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टडी किया, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 355 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आर्टिकल 356 अथॉरिटी दे रहा है या फिर पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आर्टिकल 365 यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डायरेक्शन दी है और वो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है, बोलती है कि हम तो नहीं मानेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो XYZ पार्टी का रूल है, स्टेट में किसी और पार्टी का रूल है, हम नहीं मानते किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल को, तो ऐसे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया। तो आर्टिकल 365 भी फिर डायरेक्शन दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 के तहत काम करने के लिए। तो ये ध्यान रख लेना भाई, आर्टिकल 365 और 56 का लिंक क्या है और आर्टिकल 355 क्या बोल रहा है। फिर आ जाओ पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। तो देखो इसमें स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन नहीं है, यहां सिंपल मेजोरिटी से ही काम हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेट या किसी एक, जनरली आप देखते हो प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट में लगाया जाता है एक्सप्लिसिटली, अगर देखें तो एक में, है ना, ऐसा नहीं किसी पार्ट ऑफ कंट्री 2-3 स्टेट्स में एक साथ इमरजेंसी रूल लगा दिया, स्टेट इमरजेंसी लगा दिया, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का फॉलो नहीं किया जा रहा है तो लगती है इमरजेंसी। तो यहां पर जनरली एक ही स्टेट आता है जब कभी भी यहां पर ये इस तरीके की प्रेसिडेंट रूल लगती है। तो ध्यान रखें 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने प्रेसिडेंट रूल आज लगा दिया, कोई बात नहीं, आपको 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, है ना, अगर है तो चलो ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल ले लो दोनों से, सिंपल मेजोरिटी राज्यसभा और लोकसभा से। बट मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है, तो देखो राज्यसभा तो अप्रूवल दे दे अपना, पहला काम तो ये, और लोकसभा जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूट हो, नई बन के आए, तो उसके पहली मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर अपना काम कर दे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री अप्रूवल है। ड्यूरेशन की बात करें तो एक बार में 6 महीने के लिए स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जिसको आप मैक्सिमम कितने टाइम तक ले जा सकते हो, 3 साल तक। इसका मतलब यह हो गया कि आज आपने इमरजेंसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो आप इसको एक बार के लिए 6 महीनों के लिए ले जा सकते हो। फिर दोबारा से अगर एक्सटेंशन देना है तो एक बार फिर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा 6 महीने पे, फिर आगे लेके जाना तो 6 महीने, ऐसे करते करते मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 3 साल, इससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखना, लिमिट है। प्लस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर 44th अमेंडमेंट के तहत मेंशन कर दी गई कि एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो वो 6 महीने के लिए लगता है, और दूसरी बार आपने उसी को अप्रूव करा करके 6 महीने के लिए और दिला दिया, तो ये 1 साल का हो गया ना। तो टोटल 1 साल का जैसे प्रेसिडेंट रूल कहीं पे कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में फर्दर जो तीसरा अप्रूवल मिलेगा पार्लियामेंट से, वो केवल 2 कंडीशंस में ही मिल सकता है। पहली कंडीशन तो ये कि मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई उसी के पैरेलल, तो देखो कंटिन्यू रह जाएगी, या फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जी इलेक्शन कराने बड़े मुश्किल हो पा रहे हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी थोड़ा सा और टाइम दो हमें, तो फिर वहां पर इमरजेंसी को 6 महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। बट ये दोनों कंडीशंस कब देखी जाएगी, जब 1 साल का प्रेसिडेंट रूल आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो, ये हमें ध्यान रखना है। फिर बात कर ले जुडिशियल रिव्यू की।
तो देखो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 38वां अमेंडमेंट तो साफ साफ इम्यूनिटी दे गया था कि भाई किसी भी स्टेट में इस तरीके की प्रेसिडेंट रूल अगर लगा दी गई तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में, बट वही बात कोर्ट के सामने जुडिशियल रिव्यू के तहत, बट 44th अमेंडमेंट के तहत इसको फिर डिलीट कर दिया। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है आर्टिकल 356। रिवोकेशन की बात करें, कहां पर प्रेसिडेंट रूल खत्म करना, तो उससे संबंधित तो प्रेसिडेंट जो है वो एक प्रोक्लेमेशन, अगेन वही नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा वहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है। और इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है रिवोक करने के लिए। अप्लाई करने के लिए तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट हटाने के लिए कुछ भी आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें, इंपोजिशन की बात करें, तो सबसे पहली बार कहां पर लगा था प्रेसिडेंट रूल? पंजाब में 1951 में लग गया था। 1950 में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, एनफोर्समेंट में आया, 49 में तैयार हुआ, 50 में लागू, और 51 में आपका पंजाब के अंदर लग गया प्रेसिडेंट रूल, राइट। अभी तक फिगर की बात करें तो 134 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स में लगाए जा चुके हैं। जब ये आर्टिकल 356 को ऐड किया गया था तब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आर्टिकल 356 बिल्कुल डेड लेटर की तरह रहेगा, देखना काम ही नहीं आएगा। पर रियल में सेंस में देखा है तो 134 बार तो यूज हो चुका है, तो ये कई बार क्रिटिसिज्म भी हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखो, अगर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि फाइनेंशियली हम बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड हैं, तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए पूरे इंडिया में या किसी एक हिस्से में, हमारे देश के किसी एक हिस्से में फाइनेंसिस के फ्लो को वो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई कोई भी स्टेट है अंधाधुंध पैसा नहीं खर्च करेगा, रीजन बीइंग कि पैसा बहुत कम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे फॉर्चुनेटली 1991 में केवल एक बार क्राइसिस आया था हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का, बट अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, पैसे के मामले में इंडियंस थोड़ा सा ठीक परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसका मतलब नहीं है कि बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, उनसे हम फार बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हमें बेल आउट के लिए एक बार IMF जाना पड़ा, बट फिर भी अभी तक हमने कैसे जैसे हमारी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रखी है, राइट। लोन लेते हैं तो रिटर्न भी करते हैं। हाँ, आप कहोगे कि सर विजय माल्या जैसे चोर आदमी का उनका क्या किया जाए, देखो वो एक अलग केस है, राइट। ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिख जाएगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो देखो जी, दो जैसे प्रोक्लेमेशन हो उसके 2 महीनों के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी के आधार पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा, मान लो डिसॉल्व हो गई, तो नई लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसी बीच राज्यसभा से तो अप्रूवल ले ही लोगे आप, और उसका टाइम लिमिट क्या है? 2 महीने। ड्यूरेशन की बात करें, इनडेफिनेटली, इसमें रिपीटेड अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। एक बार अप्रूवल मिला तो कंटिन्यू रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट साहब को ये ना लगे कि प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी एड एंड एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट काम करते हैं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो गई। तो उनको जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती कि हाँ जी मेरा देश अब ठीक हो गया, तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू 38वें अमेंडमेंट के आधार पर क्या कर दिया कि भाई कोई जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, पर 44th में क्या कह दिया कि जी चैलेंज हो सकता है, ध्यान रखें। रिवोकेशन की बात करें, प्रेसिडेंट साहब को जस्ट एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना है, काम खत्म, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की यहां पर कोई जरूरत है नहीं। इंपोजिशन की बात करें तो अभी तक एक बार भी हमारे यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, जो मैं आपको बता चुका हूं। और आप देखोगे कि इंटरनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत पर एक बार ही हमारे यहां पर लगी है, वो लगी है 1975 में, और उससे रिलेटेड जब इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ में पूरा मूवमेंट बन गया था, तब जनता पार्टी की सरकार आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट हो ही गई थी। फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई की लीडरशिप में एक कहा मतलब एक इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू होने लग गया कि भाई वाकई में ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान रख के लगाई गई थी या मनमानी की गई थी। तो ऐसे में शाह कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और शाह कमीशन ने क्या पाया कि इमरजेंसी को डिक्लेयर जो किया गया था 1975 वाली को, 71 और 62 वाली तो देखो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से थी, पर 75 वाली इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से थी। तो उसमें देखा कि वाकई में जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं आया, गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी। तो यह आपका आर्टिकल 360 और उसके बाद में शाह कमीशन जो कि आर्टिकल 352 से रिलेटेड है, जो कि 1975 की इमरजेंसी को देखने के लिए या रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो शाह कमीशन ने देखो इंदिरा गांधी को कल्प्रिट ठहराया था, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो उसके क्या असर पड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। इसको हमने 3 पिलर्स के तहत डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, एक तो एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक फाइनेंशियल। तो एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ज्यादातर जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लग गई तो हमने क्या बोला, फेडरल सिस्टम हमारा बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के किस में कन्वर्ट होता है, यूनिटरी में। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर चली जाती है सीधी। सिमिलरली अगर देखें तो नॉर्मल टाइम्स के ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं स्टेट को, समझ रहे हो, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे। पर जब नेशनल इमरजेंसी लग गई ना तो वहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर्स हैं वो फाइनल ही रहेंगे तब तक जब तक इमरजेंसी एनफोर्समेंट में है। समझ गए बात को। इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट्स चले जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि आर्टिकल 352 की हम बात कर रहे हैं यहां पर नेशनल इमरजेंसी की, तो यहां पर स्टेट सरकारें हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगी, वो डिसमिस नहीं होंगी, पर एक्चुअल में पावर वहां पर एक्सरसाइज कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि हम जब इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस की इनकी बात करते हैं तो वहां पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, तो ऐसे में उनको पावर यहां पर नेशनल इमरजेंसी के तहत दिया हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो देखो स्टेट असेंबलीज की जो पावर रहती है, स्टेट लिस्ट पे जो एक्सक्लूसिव प्रोविजन किया हुआ है शेड्यूल 7 के तहत, वो भी पार्लियामेंट के हाथ चली जाएगी। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून अगर बना दे, मान लो स्टेट ने पहले कोई कानून बनाया हुआ है किसी भी स्टेट लिस्ट पे या कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, तो अगर पार्लियामेंट ने नेशनल इमरजेंसी के तहत अगर कानून बना दिया तो वो पार्लियामेंट वाला जो कानून है वो ओवरराइड कर देगा स्टेट वाले लॉ को। तीसरा, ऐसे कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बना दिए गए जो कि स्टेट लिस्ट में है, पर बनाए कब गए, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो जब इमरजेंसी आप हटा लोगे ना तो उसके 6 महीनों के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून भी खत्म हो जाएंगे, पर वो तब तक लागू रहेंगे जब तक इमरजेंसी कंटिन्यू है। यस, इमरजेंसी अगर खत्म हुई तो पार्लियामेंट ने जो भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बनाया था वो इमरजेंसी जिस डेट को खत्म होगी उससे 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा अपने आप ही। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है यहां पर जो है ना, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वही बात है, आर्टिकल 120 के तहत प्रेसिडेंट साहब को यह पावर दी हुई है कि वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो ऑर्डिनेंस का जो पावर है वो स्टेट लिस्ट तक भी चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्लियामेंट में सेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, या तो सेशन आपके 3 होते हैं, है ना, विंटर सेशन ले लो, बजट और आपका मॉनसून, या तो सेशन नहीं है या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि हमें पता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर कानून बनाना बहुत जरूरी भी हो गया, पर बनाने के लिए पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रेसिडेंट साहब से बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एड एंड एडवाइस के आधार पर कि हाँ जी आप ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर दो, अध्यादेश लागू कर दो। 42वें अमेंडमेंट के तहत यह था कि कोई भी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन अगर परफॉर्म किया जा रहा है, कौन कर रहा है भाई, इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना, तो ये जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी वो कहीं पर भी हो सकती है, एक स्टेट में, दूसरे स्टेट में, डिफरेंट पार्ट्स में, कहीं पर भी वो पार्लियामेंट डिसाइड कर देगी, एग्जीक्यूटिव अपने ऑर्डर में डिसाइड कर देंगे। तीसरी बात आती है फाइनेंशियल रिलेशंस की। तो देखो प्रेसिडेंट, अब हमें पता है कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का, यूनिटरी अप्रोच हो गई, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट साहब के हाथ में पूरा मामला रहता है कि कहीं पर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा करना है। हमें पता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टेड रेवेन्यू का हिस्सा जो स्टेट्स को मिलता है वो टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, जितना बोला गया फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो किया जा रहा है कि नहीं। तो अगर उसके अंदर इमरजेंसी लगी हुई तो प्रेसिडेंट साहब थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब के जो ऑर्डर होंगे इमरजेंसी के टाइम पे विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो उस पॉइंट में आप ध्यान दो कि जिस साल में प्रेसिडेंट साहब ने अपना कोई अपडेट दे दिया कि भाई अब की बार आप इस XYZ स्कीम के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करोगे, तो वो पैसा कब तक खर्च नहीं करेंगे, जब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल दे दिया और उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो चीजें वैसे की वैसे चलती रहेंगी, चाहे इमरजेंसी पहले ही खत्म हो गई हो। जैसे कि अभी के टाइम पे आप चल रहे हो सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर मंथ में मान लो कि इमरजेंसी खत्म हो गई, बट प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डर दिया था अगस्त में फाइनेंस को लेकर के, तो वो ऑर्डर अब अक्टूबर में इमरजेंसी रिवोक होते ही खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं, वो 2024-25 का जो फाइनेंशियल है जो खत्म कब होगा, आपके मार्च
2025 में, तो 31 मार्च तक वो आपके फाइनेंशियल ऑर्डर्स जो है प्रेसिडेंट साहब के, वो कंटिन्यू रहेंगे। समझ गए? तो ये पॉइंट आ गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब जो है, इस तरीके के ऑर्डर्स को आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस के सामने भी लेकर के जाएंगे, जहां पर बातचीत हो सके कि हाँ जी हमने ये ऑर्डर दिए थे फाइनेंसेस को लेकर के, तो फिर पार्लियामेंट वहां पर अपनी डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो यूज कर सकती है। तो ये इफेक्ट हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी का। फिर आ जाता है आपके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359। जैसे कि हमने बात की थी फर्स्ट स्लाइड में शुरू में कि भाई जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। तो आर्टिकल 358 तो ये कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 के तहत जो 6 आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। उसमें कहीं पर भी आपको सेपरेट ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? ध्यान रख लेना, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 358। समझ रहे हो? किस टाइम पे? जब नेशनल इमरजेंसी लग रही हो। बट अगेन ध्यान रखें कि इस टाइम पर आर्टिकल 19 पर इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी हो जाती है क्योंकि आप देखते हो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कुछ इंटरनली, वही बात है, बाहर लड़ाई हो रही है और अंदर से हमारे कलेश अगर फैले तो वहां पर थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। पर हाँ ध्यान रखें, आर्टिकल 358 एप्लीकेबल कब होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये केवल और केवल एक ही केस में है, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो। इसका मतलब अगर पड़ोसी देशों से कहीं लड़ाई हो रही है ना, तो ही आर्टिकल 358 काम आएगा। अदरवाइज आपका आर्टिकल 358 आप ये कहो कि इंटरनल इशू है, आर्म्ड रिबेलियन है, इंटरनल इमरजेंसी है, तो काम नहीं करेगा। देखो, इंटरनल इशू के बेसिस पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो भाई आर्टिकल 358 यूज नहीं होगा। और वहीं पर अगर बाहर किसी देश से लड़ाई हो रही है तो फिर आर्टिकल 358 काम आ जाएगा, जहां पर आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देते हो। क्लियर है ये बात? फिर आ जाओ आर्टिकल 359 पे, 359। इसमें यह कहा हुआ है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है उसका भी सस्पेंशन किया जाएगा। किस टाइम पर? जब आपके कोई इमरजेंसी लगे। इसमें प्रेसिडेंट साहब को ऑथराइज किया जाता है कि वो राइट टू मूव टू कोर्ट, इसको सस्पेंड कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अधिकार बिल्कुल एलिमिनेट ही हो गए, डिलीट हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, नहीं। जब तक इमरजेंसी लगी हुई है तब तक आपका आर्टिकल 2021 है वो भी खत्म हो जाएगा। बट यहां पर बड़े इश्यूज आए थे आर्टिकल 2021 को जब सस्पेंड करने की बात आई थी ना इमरजेंसी के टाइम पे, तब कि लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जब लोग कोर्ट की तरफ जा रहे थे तो उनको रोका जा रहा था। बोला आप कैसे जा सकते हो, एडीएम जबलपुर केस इसी से रिलेटेड है, आप कैसे जा सकते हो भाई इमरजेंसी जब लगी हुई है। बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि देखो बात ऐसी है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हो, कौन से आर्टिकल 20 एंड 21 जिसमें राइट टू लाइफ आ गया, अब आप खुद सोच लो, तो राइट टू लाइफ के लिए अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो तो कैसे काम चलेगा। तो अल्टीमेटली फिर इन चीजों को लेकर के बहुत सारे ऊपर नीचे बातें हुई। तो इसमें यह निकल के आया कि 44th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने अमेंड करते हुए ये कह दिया कि देखो प्रेसिडेंट जो हैं वो आर्टिकल 2021 को अगर सस्पेंड करते हैं तो चलेगा, बट दैट डजंट मीन कि आप कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों की प्रोटेक्शन ही नहीं करा पा रहे हो। ये जो चीज है, इस चीज का इसलिए प्रोविजन एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ा क्योंकि जब ओपोजिशन लीडर्स को उठा के जेल में डाला गया था 75 में, है ना, इमरजेंसी के टाइम पे, तो उन लोगों से यह अधिकार ही छीन लिया गया था कि वो कोर्ट में जाकर के अपनी बात भी रख सकें। अब कोर्ट में जाकर के कोई बात ही नहीं रख सकता तो कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आर्टिकल 359 जिसके तहत आप आर्टिकल 2021 को सस्पेंड कर रहे हो, तो वो बोला एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के इमरजेंसीज में एप्लीकेबल है। अगर ये दोनों तरीके की एप्लीकेबिलिटी आप देख रहे हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि नहीं इंटरनल इश्यूज को लेकर के इंटरनल इमरजेंसी आपने लगाई है और वहां पर फिर लोगों के फंडामेंटल राइट्स सरकार के द्वारा रोके जा रहे हैं, फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो गई, फिर तो लोगों के अधिकार आपने अपहेल्ड ही नहीं किए। तो इस तरीके से यहां पर मेंशन एकदम क्लियर कर दिया कि देखो राइट टू मूव, राइट टू मूव टू एनी कोर्ट, ये आपका अधिकार है। पहले नहीं था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, बट 44th में करना पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो मामला गड़बड़ा गया था। आर्टिकल 358 की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं डिटेल में कि इसकी एप्लीकेबिलिटी तभी होती है आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने से रिलेटेड जब बाहर किसी देश से लड़ाई हो रही हो, और आर्टिकल 359 दोनों केसेस में लगती है, एक्सटर्नल और इंटरनल में। बट यस, आर्टिकल 21 के तहत आप अपनी राइट टू लाइफ, आर्टिकल 20 जहां पर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के प्रेसिडेंट साहब के ऊपर ये प्रोविजन किया 44th अमेंडमेंट में कि आप रोक नहीं सकते हो भाई, किसी इंडिविजुअल को अपना अधिकार बचाने हैं तो आर्टिकल 359 के बेसिस पर वो कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों की प्रोटेक्शन कर सकता है।
इसका मतलब ये कि फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं एप्लीकेबिलिटी कंटिन्यू रखेंगे। तो ये हमें ध्यान रख लेनी है, राइट। ध्यान रखें दोनों जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 358 और 359, दोनों के दोनों हमारे देश के किसी एक पार्ट या किसी एक मतलब कंप्लीट मेंशन हो सकता है। आर्टिकल 359 है ना, ये तो पूरे देश में या किसी एक हिस्से में एप्लीकेबल हो सकता है, जबकि आर्टिकल 358 जो होता है वो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आर्टिकल 358 कंप्लीट कंट्री में। बस दोनों का यही है कि इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुई तो उनसे रिलेटेड, इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी कानून बने थे, जो पर्टिकुलरली आर्टिकल 358 359 को ध्यान रखते हुए बनाए गए थे, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे और लोगों के अधिकार फिर से रिवाइव कर जाएंगे, फिर से लोग अपने अधिकारों को एंजॉय कर पाएंगे। तो इमरजेंसी के टाइम की पीरियड की ही बात हम यहां पर पर्टिकुलरली कर रहे हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशंस ये लगाए जाते हैं, प्रेसिडेंट रूल जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत, तो उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर रूलिंग पार्टी कोई और है और स्टेट में कोई रूलिंग पार्टी और है, तो उसके चलते भी कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाए गए हैं हमारे देश में, है ना। इसके अलावा कई ऐसे इश्यूज भी देखे गए हैं जहां पर कोई वे आउट आसानी से निकल सकता था, पर वहां पर गवर्नर साहब ने जल्दबाजी करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट में लिख दिया कि भाई सेंट्रल स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट प्रॉपर्ली नहीं बन पा रही है, तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो ऐसी चीजें क्या करती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो वो इम्प्रॉपर इंपोजिशन की कंसिडरेशन में आ जाता है। अब देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो वो कैसे। प्रॉपर तो ऐसे है, मान लो कोई हंग असेंबली आ गई, सरकारी कोई पार्टी नहीं बना पा रही है, तो फिर क्या किया जाए, फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पॉसिबिलिटी है। वहीं पर मान लो कोई कॉलेशन, अब वही अगेन हंग असेंबली आ गई, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और बाकी फिर कॉलेशन नहीं बन पा रहा। आपने ध्यान दिया हो तो 2013-14 में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, है ना। तो जो अरविंद केजरीवाल राइज हुए थे ना पहली बार, तब तो उस टाइम पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर सीटें इस तरीके से बट गई थी कि सरकार बनाना मुश्किल हो गया था। फिर अरविंद केजरीवाल ने मिलकर के और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई री इलेक्शन हो जाए, तो वहां पर अगर वो री इलेक्शन ना करवा करके ये कहते हैं कि भाई सिचुएशन सही नहीं है, अभी हम एक बार होल्ड पे डालना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट रूल के लिए एक फेयर ग्राउंड बन जाता था। पर जो वहां पर ऐसी सिचुएशन, अब स्टेट तो है नहीं वो, तो ऐसी परिस्थितियों में बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे इमरजेंसी स्टेट लेवल पे हंग असेंबली की कंडीशन में बनती है, जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती। इसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, आर्टिकल 365 हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को दिया गया और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो भी फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन हो और साथ ही साथ अगर कहीं फिजिकल ब्रेकडाउन देखने को मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है ये, फिजिकल ब्रेकडाउन। इसका मतलब इंडिया की सिक्योरिटी को ही खतरे में डाल रहा है कोई स्टेट, तो फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा कि आर्टिकल 356 का यूज करने का सही तरीका क्या है। वहीं पर कई बार या ज्यादातर यूं देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर दादागिरी चलाने के लिए हथकंडा अपनाती है आर्टिकल 356 को, और जिसको फिर इम्प्रॉपर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल के तौर पे देखा जाता है। इसमें क्या है, मान लो कि एक मतलब रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी लूज हो गई, समझ गए। अब रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी अगर लूज हो गई तो अपोजिशन वालों को मौका देना चाहिए ना गवर्नर साहब को कि भाई आप देखो गठबंधन बना करके आप सरकार बना सकते हो कि नहीं। ऐसे में पता पड़ता है कि गवर्नर साहब ने ऐसा कोई ऑल्टरनेट तो एक्सप्लोर ही नहीं किया और सीधा लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट साहब को कि भाई यहां पर तो सरकार नहीं बन रही, आप तो लगाओ प्रेसिडेंट रूल, तो ये गलत हो जाता है। सिमिलरली गवर्नर जो है मिनिस्ट्री को अप्रूव करने का मौका ही नहीं देती। मतलब ये कि कोई पार्टी ये कहती है कि हाँ जी हमारे पास में नो डाउट क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, पर हमारे पास में नंबर्स हैं और हम बाकी पार्टियों से बात करके और हम साबित कर देंगे कि हाँ जी सरकार बनाने की क्षमता हमारे अंदर है। पता पड़ा कि प्रेसिडेंट साहब को बीच में रिपोर्ट भेज दी कि हाँ तो सरकार बनने का स्कोप ही नहीं है, तो फिर गवर्नर ने गड़बड़ कर दिया। ऐसे गवर्नर के रोल पे सवाल इसीलिए उठते हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के, है ना, उस इलेक्शन के अंदर किसी पार्टी को अच्छी सीटें नहीं मिली, पर वो पार्टी जिसको अच्छी सीटें लोकसभा के चुनाव में नहीं मिली, पर वो एक स्टेट के अंदर सरकार चला रही है बढ़िया तरीके से, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि यार अब की बार इसके वोट बेस गिर गया, एक काम करो प्रेसिडेंट रूल लगा दो। कितनी गड़बड़ बात हो गई है ना। फिर उससे क्या होता है कि आप डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का काम कर रहे हो। इसके अलावा स्टेट में अगर प्रशासन सही नहीं चल रहा है तो आप इमरजेंसी लगा रहे हो। अरे भाई इमरजेंसी आप प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किस केस में लगाते हो, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन हो।
एडमिनिस्ट्रेशन अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर इमरजेंसी लगाना इज एक तरीके से बहुत बड़ा क्राइम है अगेंस्ट द फेडरल स्कीम। कैसे? अभी जैसे ममता ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ में बहुत माहौल बना कि प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्यों नहीं लगाया जा रहा, कि वहां पर किस तरीके से सिस्टम को संभालने में फेल हो रही है वहां की गवर्नमेंट। बट एक्चुअल में वो माल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है ना। अब माल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है तो प्रेसिडेंट रूल लगाना कहीं ना कहीं फिर इम्प्रॉपर इम्पोजिशन के तहत आ जाता, राइट। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारी समझने की है। इसके अलावा किसी स्टेट के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में है ना, पर वो मणिपुर में इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी खतरनाक साबित नहीं हो रही है कि वो उस स्टेट को निकाल करके दूसरे किसी कंट्री के अंदर मिला ले या देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तब तक इमरजेंसी लगाना सही नहीं है। अब इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, बट पॉइंट क्या आ रहा है कि मणिपुर की सरकार जो है यहां पर पॉइंट ये भी आ रहा है कि हाँ वहां पर बीजेपी की रूलिंग चल रही है, वो एक पॉइंट अलग है। बट जो बताना चाह रहा हूं आप कंसिडर करो कि मणिपुर की सरकार क्या चाहती है कि वो इंडिया से अलग हो। अगर वो होती तो फिर इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ती, प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत होती, पर सरकार तो इंडिया के साथ ही है ना। फिर वहां पर अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर मेंटेन्ड है तो वहां पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। पर यहीं पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ये कह दे कि हमारा आंतरिक मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां पर यह प्रेसिडेंट रूल का मामला आ सकता था। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाती वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से देखती, तो शायद प्रेसिडेंट रूल की तरफ आपको जाना पड़ता। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन गई होगी जिसके तहत उनको फिर फॉलो करना है, भाई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करा दो। नहीं तो आपको पता ना वो कौन सी जनरल कंसेंट बोलते हैं उसको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि हाँ भाई स्टेट में आकर के सीबीआई डायरेक्टली अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। वेस्ट बंगाल ने तो विड्रॉ कर रखा है, बट उसके बावजूद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, जो अभी ये रेप क्राइसिस वहां पर देखने को मिला। तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इम्प्रॉपर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल के कई केसेस हमने देख लिए हैं, तो इनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे इश्यूज देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके आंसर को देखने की। अब देखो इसका आंसर देख लेते हैं, आपका सेशन कंप्लीट हो गया ना। अब आप बताओ इसका आंसर क्या है। देखो एक्सटर्नल एग्रेशन का नाम आया, बिल्कुल आया आर्टिकल 352 के तहत। इंटरनल डिस्टर्बेंस अरे इसको तो 44th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था। आर्म्ड रिबेलियन बिल्कुल है। कम्युनल राइट्स का तो कोई नाम ही नहीं है हमारे सामने, तो 1 और 3, तो आंसर आपका चला गया सीधा डी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का पावर किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट साहब को, तो आंसर हो गया डी। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।